अब जितना भी SC ST OBC का लोग है, चूँकि सब ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा। बिहार सरकार को इस पे तुरंत अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए, तुरंत इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर उसको सूचना मिलती है तो पुलिस की ड्यूटी है वो उसमें FIR दर्ज करे, ये कानून कहता है। यानी पुलिस खुद कानून को नहीं मान रही है, केंद्र सरकार कानून को नहीं मान रही है, ये तो शर्मनाक बात है। हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया उनको मतलब न्याय के लिए तड़फना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो बहुत बेहद शर्मनाक है। जो आरोपी जिनके खिलाफ जांचें हो रही थी, जिन्होंने BJP ज्वाइन कर ली, उन जांचों का क्या हुआ? ये तो बताओ, क्या मतलब वॉशिंग मशीन है BJP की जो उसमें चला गया और वो एकदम साफ हो जाता है? देखिए मोदी जी हार रहे हैं, पहले बता दूं आपको। BJP किसी कीमत पे अब सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सब एक्सपोज हो गया है। वो जितने वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। कोई भी वायदे के बारे में बात कर तो जय श्री राम। मेरे साथ देश के बड़े नेता और सोशल जस्टिस के बड़े एडवोकेट, दिल्ली के विधायक, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर, क्या कार्यक्रम था? साहू जी महाराज की जयंती मन रही है, इस मंच पर तमाम लोग थे, सोशल सामाजिक आंदोलन के भी लोग थे, DMK के भी सांसद थे, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, पप्पू यादव भी थे। क्या बातचीत हुई सर? बातचीत एक ही हुई है कि सामाजिक न्याय देने में सरकारें पीछे क्यों हैं। दूसरी बात ये थी कि अब जितना भी SC ST OBC का लोग है, चूँकि सब ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो सामाजिक न्याय की बात से पीछे हटती है, जो सामाजिक न्याय देने पर खुल के सामने नहीं आती है, ऐसे लोगों को भी अब बायकॉट करने का समय आ गया है। बिहार में अभी एक जो दलित समाज से थे, IAS थे, कलेक्टर थे, उनकी हत्या कर दी गई। उस पूरे मामले में जेल मैनुअल को बदलकर जो दोषी था, जिसको फांसी की सज़ा हुई, फिर उम्र कैद में तब्दील किया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है। नाम है आनंद मोहन। क्या कहेंगे इस पर? ये बेहद शर्म की बात है, क्योंकि ना केवल आनंद मोहन बल्कि उनके साथ कुछ और भी कैदी थे, जिनको एक साथ सरकार ने जेल मैनुअल में अमेंडमेंट करके एकदम छोड़ने का रास्ता बनाया। ये मतलब शर्मनाक है। इस तरीके से तो जो नौकरशाह है वो भी डिमोरलाइज होंगे और दलित समाज तो पूरा बहुत भयंकर गुस्से में। और हम लोग बहुत दिल से, हमें बहुत दर्द फील हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज के एक युवा जिलाधीश, एक जो कलेक्टर थे और ईमानदार थे, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई, बहुत शर्मनाक है। और हत्या के बाद सज़ा कोर्ट ने की है, तो सज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसको ये करना है कि जो 14 साल जिसको अंदर हो गए उसको सरकार चाहे तो छोड़ दे। यार कैटेगरी तो होनी चाहिए, किस तरह का क्राइम है। इतना सीरियस हीनियस क्राइम पे अगर लोग छूटेंगे तो फिर हमारे समाज के लोगों को तो मतलब बहुत पीड़ा है इस बात से। और मुझे लगता है कि इस बिहार सरकार को इस पे तुरंत अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए, तुरंत इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन उन लोग का लॉजिक है कि BJP ने, चूँकि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया जो दोषी ठहराए गए थे, तो वो वहाँ छोड़ रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। जो गुजरात की सरकार ने किया वो और भी ज़्यादा मतलब शर्मनाक है। एक महिला के परिवार के दसियों लोगों को मार देना, हत्या कर देना, बच्चे की हत्या कर देना और सामूहिक बलात्कार करना, और उसमें फिर कोर्ट में गिल्टी हो गए और सज़ा हो गई। और उस सज़ा से पूरा करने से पहले उनको छोड़ के, ना केवल छोड़ना, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है और उसकी वीडियो चलाई जा रही है। मतलब कितनी शर्मनाक है यार। इस तरह के हीनियस क्राइम्स करने वाले लोगों को आप छोड़ रहे हैं। आखिर देश जा किस दिशा में रहा है? इससे तो गुंडों के हौसले बुलंद होने लगे और कुछ साल बाद तो छुट्टी जाना है। फिर कौन सुरक्षित रहेगा देश के अंदर? कौन ऑफिसर है जो ईमानदारी के साथ काम करेगा? सबको डर रहेगा कि यार मार देंगे, और मारने वाला बाद में छूट जाएगा। दिल्ली में आप दिल्ली के विधायक भी हैं, आपके दिल्ली में ही जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं और उनके गंभीर आरोप हैं हैरेसमेंट का। ये मतलब बेहद देश के लिए शर्मनाक है। ये देश के लिए शर्मनाक है। ओलंपिक पदक लेके जीत के लाने वाली, एशिया पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत के लाने वाली, मतलब इतनी देश की महान खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उनको खुद को न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती कि हमारी सरकार को? और फिर उस पर कमेटी बनाई। कमेटी का कोई कमेटी किस लिए बनाना यार? दिस इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कानून कहता है वेयर देर इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ कमिटेड द पुलिस इज़ बाउंड टू रजिस्टर केस। यहाँ तक कि जरूरी नहीं है कि कोई कंप्लेन करे। किसी भी तरीके से अगर उसको सूचना मिलती है तो पुलिस की ड्यूटी है वो उसमें FIR दर्ज करे, ये कानून कहता है। यानी पुलिस खुद कानून को नहीं मान रही है, केंद्र सरकार कानून को नहीं मान रही है, ये तो शर्मनाक बात है।
हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया उनको मतलब न्याय के लिए तड़फना पड़ रहा है, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। तो बहुत बेहद शर्मनाक है। शर्म से आंखें झुक जाती दिल्ली हैं। के मुख्यमंत्री के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है कि वो 45 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं घर के लिए। देखिए, ये तो मुद्दा नहीं है। ये तो जितने भी देश के बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, उनके मंत्रीगण, उनका सबका देखेंगे तो इससे भी बड़े बड़े खर्चे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा खर्च करना उचित नहीं है। कोई भी किसी भी स्टेट का सीएम हो, प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ का तो वो ले लिया प्लेन। हमारे सैनिक जो है जिनको ट्रांजिट करना था, उन्होंने केवल 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए, बेचारा बच जाते वो। और वहाँ जहाँ चप्पे चप्पे पे गाड़ियाँ उतार के लोगों को चेक की जाती है, वहाँ 350 किलो RDX लेके गाड़ी कैसे घूमती, कैसे जाके टकरा गई, लोग मर गए। आप अपने लिए तो 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद रहे हैं और सैनिकों को आपने 5 एयरक्राफ्ट तक मुहैया नहीं कराई ट्रांजिट करने के लिए। ये तो शर्मनाक है। हमारे देश में चल क्या रहा है? ये कोई मुद्दा है कि किस राष्ट्रपति का, किस प्रधानमंत्री का, किस मुख्यमंत्री के मकान बनने में कितना खर्च, उसको अपनी संपत्ति थोड़ी ना है। मुख्यमंत्री आज अकल नहीं होंगे, राष्ट्रपति आज अकल नहीं होंगे, प्रधानमंत्री आज अकल नहीं होंगे, प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होनी चाहिए महंगाई, मुद्दा होनी चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए काला धन, जिसको वापस लाने की बात की थी लेकिन नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, नहीं हुए। लोगों को न्याय के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, मतलब धरने प्रदर्शन करना पड़े। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। आपकी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डाला जा रहा है, 2 लोग जेल में गए, इस पर क्या कहेंगे? ये तो क्या देखिए, विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये सब आरोपी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए लोग एकजुट हो रहे हैं। जो आरोपी जिनके खिलाफ जांचें हो रही थी, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन जांचों का क्या हुआ? ये तो बताओ। क्या मतलब वॉशिंग मशीन है बीजेपी की जो उसमें चला गया और वो एकदम साफ हो जाता है, उसके सारे क्लेश बंद हो जाते हैं? ये तो सब विपक्ष को ख़त्म करने के लिए, ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो अमेरिका की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम लाना चाहते हैं जिसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ हो। ये पूरे प्रजातंत्र को ख़त्म करने की साजिश है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की। वो नहीं चाहती कि जनता को वोट का अधिकार रहे और जनता अपना सरकारें चुने। वो हो सकता है कल को चुनाव भी बंद कर दे। वो तो संविधान, बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो जिस व्यवस्था को मानते हैं वो तो मनुस्मृति पर आधारित है। अगर वो लागू हुई तो देश में तो सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है 2024 में आपको क्या संभावनाएं दिख रही है, जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं? देखिए, मोदी जी हार रहे हैं, पहले बता दूं आपको। बीजेपी किसी कीमत पे अब सत्ता में आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका सब एक्सपोज हो गया है। वो जितने वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। कोई भी वायदे के बारे में बात कर तो जय श्री राम, या इधर उधर देशद्रोही, ये फलाना टिकड़ा। अरे भाई, तुम यार जो तुमने वायदे किए थे बताओ ना। तुमने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई कम हुई क्या? महंगाई तो और ज़्यादा बढ़ा दी। आप कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं। आपने नोटबंदी ला के सबके धंधे बंद कर दिए, रोजगार छीन लिए सबके। आप GST ऐसे लागू की कि वो ढंग से, वो भी इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाई, उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है बिजनेस को। तो देश में नफरत बढ़ गई है कम होने की बजाय। कहते थे हम इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो, आतंकवाद खत्म तो हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बन गया जहाँ डर के साए में लोग रह रहे हैं। नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खुलेआम इनके सांसद धमकी देते, ऐसे भाषण देते घूम रहे जिससे नफरत फैल रही है देश के अंदर। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पूरे समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। ये देश बांटने वाले लोग देशद्रोही हैं बेसिकली। अतीक अहमद का मुद्दा क्या लग रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या ये राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, राजनीतिक भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुलजिम है तो उसको कोर्ट सजा दे, छुटना नहीं चाहिए मुलजिम। जो ज़्यादा गंभीर अपराधों में शामिल है उसको बिल्कुल किसी कीमत पे छुटना नहीं देना चाहिए, जेल में होना चाहिए और कानून के दायरे में ला के उसको ट्रायल करके सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो मतलब एक दो माफिया को मरवाए और 3 पैदा कर दे। माफिया ख़त्म कहाँ हुआ? जो यंग लड़के जिनसे तुम जिन्होंने मारा है, अब वो माफिया बन जाएंगे। फिर पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? जिनकी कस्टडी में जो सुप्रीम कोर्ट से वो गुहार लगा रहे थे हमारी हत्या हो जाएगी, हमें सुरक्षा चाहिए, तो वो क्या हुआ उसका? उनकी हत्या हो गई। सरकार पे भरोसा किया, सरकार फेल हो गई। और सरकार ने जो पुलिस लगा रखी थी, पुलिस ने तो एक भी गोली नहीं चलाई। मारने वालों पे गोली चला देते। तो इससे क्या प्रतीत होता है? तो सब समझ आता है सबको। इसमें मैं क्या कहूँ, सबको समझ आता है देश में हो क्या रहा है। लेकिन मुलजिम कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको जाति धर्म के चश्मे से ना देखकर उसको ये देखना चाहिए कि मुलजिम है और मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए। सोशल जस्टिस को लेकर आप लगातार संघर्षरत हैं। आखिर सवाल है, क्या SC ST OBC इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, क्या उसमें कोई सोशल पॉलिटिकल अलायंस अब आपको बनता दिख रहा है? 100% बन रहा है और बनेगा।
जो नहीं बनेगा वो समझ लेना कि वो कौम का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, क्योंकि देश बचाने की लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक और सोशल जस्टिस के बड़े एडवोकेट हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो लगातार देश भर में SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं और उसके लिए बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम मंचों पर जाकर अपनी बात रखते हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।